लंबोदर गजानन विघ्नकरणे सर्वदेवाय नमो। गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हम हैं शरण तिहारे, हम हैं शरण तिहारे। नीरतिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द भयो शोर भयो बद्वारे, द्वारका में शब्द भयो शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी पधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे, सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हम हैं शरण तिहारे, हम हैं शरण तिहारे। ये साहब हमारे आगे साहब गोपाल शंकर जी भी आ गए। गोपाल शंकर साहब को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। तो प्रार्थना अभी खत्म हुआ। मैं गोपाल शंकर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के नए वार्ताकार पहली बार आ रहे हैं, जो लव इंडिया वाला वेबिनार भी चला रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं और बहुत अच्छा फॉरवर्ड हमारे ग्रुप में भेजते हैं। उनका स्वागत करते हुए उनको बोलने का अनुमति देना चाहेंगे। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर प्रसाद जी, गोपाल शंकर प्रसाद जी प्लीज। अविनाश नहीं, अमित जी, अमित जी, अमित जी, हाँ अमित जी, हाँ ये दिल्ली में किसी फर्म में मैनेजर हैं। वाह, तो अमित जी का स्वागत है। हमने पहले भी सुना है उनके बारे में और उनकी कुछ बातें भी सुनी है हमने, बहुत सार्वजनिक बातें बोलते हैं। बहुत नहीं, आज पहली बार आए हैं वो। हाँ, लेकिन हम तो जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं। अच्छा,
तो स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी लाभान्वित होंगे उनके वचनों से और इसी के साथ हम आपको इनवाइट करते हैं कि कृपया करके हम लोगों के बीच में अपनी बात रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अमित जी अब आप शुरू कर दीजिए। आज का विषय बहुत अच्छा है और आपने खुद ही इस विषय को दिया है कि हर उम्र पर हर समय अपने समय को का प्रबंधन हम कैसे करें। बहुत बढ़िया टॉपिक है और हम भविष्य में भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे वेबिनार में आते रहें और बोलते रहें। तो अमित जी कृपया शुरू करें। आप सभी बुद्धिजनों को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग देखना भी चाहेंगे आप। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। नमस्कार। देखिए, वैसे तो मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि आज इस वेबिनार में अपने विचारों को रखूंगा और जो है जितना भी ज्ञान मुझे समय के विषय में मिला है वो आप सभी से शेयर करूंगा। बट आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े इतने बुद्धिजीवी लोग जिनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, उनके समक्ष बोलना एक वाकई में सूरज को दिया दिखाने जैसा है। परंतु फिर भी अपनी बुद्धि से मैं मतलब जितना प्रयास करूँगा, जितना बता पाऊँ, जितना मुझे ज्ञान है उस तरह मैं प्रयास करने की कोशिश करूँगा जी। तो हम आरम्भ करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो चुना गया कि समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। देखिए साथियों, किसी ने खूब कहा है कि समय दिखाई नहीं देता परंतु बहुत कुछ दिखा देता है। और ये अनुभव अभी हाल ही में मुझे हुआ, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में ही परिवार में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि हमने अपने परिवार के सबसे जो टॉप मेंबर्स थे, हमारे माता पिता, उनको खोया पिछले कुछ सालों में। तो उनके जाने के बाद वाकई समय देखा हमने किस तरह से रिश्ते अलग होते हैं, किस तरह से दोस्त, किस तरह से मित्र, किस तरह से सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं समाज की। तो उसको देखते हुए कुछ हमें सीखने को मिला कि समय किस प्रकार से सदुपयोग करना है उसका, और किस प्रकार से हम अपने समय का बेस्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मेरे जो विचार है उसमें समय का सदुपयोग करना केवल घड़ी देखना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक सही दिशा देना है। जीवन के विभिन्न आयामों में यानी कि एस्पेक्ट में आप समय का सही प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग चिन्ह उसको दिए हैं हमने। सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिगत और शारीरिक स्तर। हम व्यक्तिगत रूप से और शारीरिक रूप से किस प्रकार समय या अपने दिनचर्या को रख सकते हैं। नियमित दिनचर्या हम लोगों की इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, प्रभु को प्रणाम करें उस दिन के लिए, उस शानदार पल के लिए जो उसने हमें दिया, और उसके बाद अपने नित्यक्रम से निवृत्त होकर व्यायाम के लिए समय निकालें। व्यायाम के लिए समय निकालना, अपने शरीर के लिए समय निकालना प्रभु की भक्ति के समान ही है। जिस प्रकार हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारे भीतर हमारे शरीर में बैठे प्रभु को भी हम व्यायाम के थ्रू, व्यायाम के सहयोग से उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही समय का बेहतर उपयोग करने की ऊर्जा देता है। तो यदि हमें समय का बेहतर उपयोग करना है, यदि हमें वो ऊर्जा चाहिए, तो फिर सबसे जरूरी है कि दिन की शुरुआत एक बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। समय पर उठिए और अपनी दिनचर्या जो दिन की है उसे अच्छे से स्टार्ट कीजिए, अच्छे से उसको शुरुआत दीजिए। एक अच्छे विचार के साथ प्रभु को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने दिन को शुरुआत कीजिए। आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है। सुबह सुबह ही अगर हम आत्मचिंतन कर लेते हैं तो एक दिन की शुरुआत हमें अच्छी मिल जाती है। दिन के अंत में भी 5-10 मिनट यह सोचने के लिए बिताएं कि आज हमने क्या सीखा और कल हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। पूरे दिन का आकलन कीजिए कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या नया हमने किया, क्या क्या पुरानों की पुनरावृत्ति की, क्या गलतियां की, हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। इस प्रकार से और समय को बांटिए, समय को अलग अलग हिस्सों में इनके बांट लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हम दिन में क्या कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं और हमारा कितना समय व्यर्थ जा रहा है। उसके अलावा जो लोग कार्यस्थल पर अपने करियर देख रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि जो अपनी प्राथमिकता को तय करें।
एक आइजनहोवर मैट्रिक्स होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है उसके थ्रू वो सबसे पहले किया जाए, ताकि एक शरीर से दिमाग से बर्डन उतरे और समय का सदुपयोग भी हो। उसके अलावा ये भी जरूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालम-टोल, जिसे आम भाषा में टालम-टोल कहा जाता है, उसकी आदत बिल्कुल छोड़ दी जाए। बिल्कुल एक समय को, शरीर को और पूरी तरह से आपको व्यस्त करने वाली चीज़ है वो। ये कहना कि बाद में करूँगा, बाद कभी नहीं आता है। बाद ही आता है वो। कल कभी नहीं आता है। जो आज है वो आपके पास है, उसका सदुपयोग कीजिए और उसे आज ही पूरा कीजिए। अपने कार्य को टालने की प्रवृत्ति जो है, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसे बिल्कुल त्याग दीजिए। उसका बिल्कुल एकदम से त्याग ज़रूरी है। मुश्किल काम को छोटे टुकड़ों में बाँट कर कीजिए और तुरंत शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई काम मुश्किल है, कोई काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दीजिए और उसको करने का प्रयास कीजिए, वो अवश्य होगा। प्रभु ज़रूर उनका साथ देते हैं, जो अपने कार्य को भक्ति मानकर करते हैं। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक जीवन, यानी सोशल एंड फैमिली जो लाइफ़ है, उसके बारे में क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएँ। स्पेशली जब आपके घर में आपके बुज़ुर्ग हैं। मैंने जैसा अभी बताया वेबिनार के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने माता-पिता को खोया है। तो उनके साथ बिताए हुए वो सुनहरे पल, वो एक-एक क्षण मुझे आज भी मतलब एक सुख का अनुभव देते हैं। जब याद आते हैं तो उनके आशीर्वाद, उनके द्वारा कहे गए वचन, क्योंकि मैं उनके साथ बैठा, उनको समझा और उनकी जो ज्ञान था उनके पास, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने उनसे प्राप्त किया। जितना हो सका इस छोटी-सी बुद्धि में जितना आया, उतना मैंने उनसे लिया और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला। हालाँकि प्रभु ने बहुत जल्दी शायद कुछ और समय मुझे मिल जाता उनके साथ बिताने को, तो मैं इस स्तर पे पहुँच जाता कि अपने आप को एक अच्छी जगह पे पाता मैं, बहुत बढ़िया जगह पाता अपने आप को। लेकिन चलिए, जितनी प्रभु की इच्छा हुई है वही, जो राम रति राखा। तो जितना प्रभु ने समय दिया, जितना मिला मुझसे, उतने को मैं सदुपयोग करना चाहूँगा। और वो क्वालिटी टाइम जो हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं, वो हमें बिल्कुल अंत तक, जब तक हम इस संसार को छोड़कर चले नहीं जाते हैं, तब तक हमें लाभ देता है वो। क्योंकि वही वो समय है जो हमेशा हर पल हमें याद रहेगा और हमेशा हर पल उसका उपयोग भी कर पाएँगे बाद में हम। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में उतार कर उसे उपयोग भी कर पाएँगे। इसके अलावा जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जिनके घरों में नाती-पोते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रुप में काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, तो जिनके यहाँ नाती-पोते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि उन्हें भी अपना समय अपने परिवार के संग ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि वही वो समय है जिसके लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है। जिसके लिए प्रभु ने हमें कहा है कि जाइए और अपने परिवारजनों, अपने समाज, इन सब के लिए कुछ बेहतर कीजिए, इनको एक क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वांटिटी मैटर करती है कि आप 4 घंटे बैठे, 10 घंटे बैठे, मैटर करता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। आपने अगर 15 मिनट बैठकर भी शांति से अपने मोबाइल को साइड में रख के, अपने जिस किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसे साइड में रख के और अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिता लिया, तो वो समय कभी भी आपको भूलेगा नहीं। वो समय हमेशा आपके साथ रहेगा और सबसे बड़ी बात, उस समय का उपयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं, वो मतलब एक द्विआयामी चीज़ हो जाती है वो, कि आप बैठकर उनकी बातें भी सुन रहे हैं, पहली चीज़, उससे आपको ज्ञान मिल रहा है, प्लस अगर बैठ के आप उनके चरण दबा रहे हैं, उनका कुछ उनकी सहायता कर दे रहे हैं खाने-पीने में, तो वो तो सोने में सुहागा है। तो वो क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताना आपके जीवन का सबसे उत्तम समय है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी टाइम बिताएँ उनके साथ में। इसके अलावा अगर समाज की बात की जाए, तो कभी-कभी थोड़ा-सा कड़वा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ना कहना। ना कहना जब हम सीख लेते हैं, तो हम अपने बहुत सारे समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, अच्छे से उसको बाँट पाते हैं प्रॉपर तरीके से। आपने 10 काम अपने हाथ में ले लिए, आपके पास समय है सिर्फ़ 7 को करने का,
तो बाकी 3 काम को या तो आप जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करेंगे, वो खराब हो जाएंगे, या फिर उस 7 को भी वो 3 ले डूबेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कभी-कभी किसी-किसी मौके पर ना कहना भी सीखें। वो हमें तय करना है कि वो ना किसे कहनी है। क्या वो सामाजिक कार्य को कहनी है, क्या वो पारिवारिक कार्य को कहनी है, क्या वो अपने पर्सनल टाइम के लिए अपने आप को बोलनी है कि नहीं ठीक है आज जिम नहीं जाऊँगा, आज नहीं जा रहा हूँ। आज पिताजी के साथ बैठ के थोड़ा समय बिताऊँगा, या बच्चों के साथ बैठ के उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा समय दूँगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ना कहना सीखें। ना कहना आवश्यक हो जाता है कुछ जगहों पर। लगता तो बुरा है, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन ना कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कुछ समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम देखें तो सीखना कभी न छोड़ें। सीखना मृत्यु पर्यंत तक हम ये सोच के चलें कि हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि उस सीखने के लिए ही हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। कुछ आप देखते होंगे जैसे विवेकानंद जी थे और कुछ ऐसे बहुत महान व्यक्तित्व हुए हमारे देश में, जो बिल्कुल अंत तक भी सीखते चले गए। भगत सिंह जी, वो फांसी के समय से पहले बैठे किताब पढ़ रहे हैं। नहीं, जेल आके पूछता है भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो फांसी का टाइम हो गया। बोले फिर क्या हो गया, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, सीख रहे हैं, उसमें भी बात कर रहे हैं, उसमें मतलब पढ़ रहे हैं, उसमें भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि अपने आप को इस स्तर पर रखा जाए कि सीखना कभी न छोड़ें। हम सीखना हमेशा याद रहे, हमेशा संयम से रहें और हमेशा सीखते रहें, लगातार निरंतर। कुछ लोग प्रयास करते रहे, कहते ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो थोड़ा तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते हैं तो चलिए, सिर्फ चलिए। चल नहीं सकते हैं तो बच्चे की तरह लड़किए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो चल रहा है उसको प्रोत्साहित कीजिए। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार चलाएं कि समय का पूरा उपयोग हो और हम अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा लेके जाएं। उसके अलावा मौन और ध्यान। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा मानसिक रूप से हम सोचते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई हैं आसपास में, बहुत ज्यादा काम हो गए हैं, बहुत ज्यादा रिश्ते हो गए हैं, बहुत ज्यादा समझ की बीमारियां बढ़ गई हैं। तो उस समय पर ये जो मौन रहना है, कुछ जगहों पर मौन रहना बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे कभी कोई सामने क्रोध कर रहा है उस समय पर अगर आप थोड़ा सा वो समय निकाल दें मौन रह करके, तो मैं कहता हूँ चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। लेकिन यदि उस समय पर आपने भी उसके क्रोध का उत्तर जो है क्रोध से दे दिया, तो वो समय दोनों का खराब हो जाएगा। तो उस समय पर मौन रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। दूसरा ध्यान के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है इस बात को कि कुछ समय अगर हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे को मानसिक शांति भी पहुंचाता है और वो समय का यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सदुपयोग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो वो सदुपयोग इस प्रकार से होता है कि वो हमारे को मानसिक स्तर पर हमें लाभ देता है, हमारे दिमाग को शांत करने के लिए, हमें कुछ और सोचने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि किस तरह से हम अपने समय को बेहतर तरीकों से बांट सकते हैं, बेहतर से इस काम को कर सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार मौन और ध्यान भी समय के सदुपयोग के बहुत ही उपयोगी भाग है। अब बात आती है तकनीक और मनोरंजन की। जैसे कुछ हमारे बीच यंगस्टर भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भैया आपने सब बातें कर ली, आपने सब बड़ों के लिए दे दिया, हमारे लिए कुछ दिया नहीं। तो तकनीक का उपयोग करना, नई चीजों को सीखना बड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि सभी पुराने लोग मतलब जो अपने रिटायरमेंट तक जा चुके हैं, राइट, रिटायरमेंट जो प्राप्त कर चुके हैं अच्छे से, वो भी नई चीजें सीख रहे हैं। वो भी सीख रहे हैं कि मोबाइल कैसे यूज करना है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, और किनसे सीख रहे हैं। बड़े मतलब अचरज की बात होती है, बड़ा मजा आता है इस चीज को देख करके। अपने बच्चों से अपने सहयोगियों से मिल बांट के ये चीजें सीख रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से बेटा ये बताना, और बच्चा बड़ा खुश होकर बताते हैं ये चीज कि हाँ दादाजी, हाँ नाना जी, ये देखिए इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो बड़ा मजा आता है ये चीज देख करके, बहुत आनंद का अनुभव होता है कि हम तकनीक के साथ भी आगे बढ़े, तकनीक का सदुपयोग करें। जैसे कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट तो है ही है, कुछ
दुरुपयोग भी होता है नो डाउट, जब बच्चे लगे रहते हैं, रीलें देखते रहते हैं और अपने गेमें खेलते रहते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते समय का, वो समय को मारता भी है, राइट। लेकिन अगर हम चाहें उनके साथ बैठ के चीज़ों को सीखें, उनको भी सिखाएं कि बेटा करना तो है, पर किताब में से पढ़ के अगर इस कहानी को सुनोगे तो और मजा आएगा, या तुम खुद इस कहानी को बनाओगे, खुद एक पॉडकास्ट बना करके उसको डालोगे तो और भी आनंद आएगा, समाज में तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, समाज में तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम्हारे संग हमारा नाम भी बढ़ेगा। तुमसे ही तो है हम और हमसे ही हो तुम, यही परिवार है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल करके तकनीकों का भी सदुपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन के साधन तो बहुत सारे हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल समय को मार देंगे बिल्कुल ही, परंतु समय का अगर सदुपयोग करना है तो मनोरंजन के साधनों के साथ भी कर सकते हैं। हमारे जो पुराने खेल थे उनको अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके दिमाग को भी बढ़ाती, जैसे शतरंज का खेल है, नहीं आजकल वो लूडो है, सांप सीढ़ी है, इस तरह के जो खेल हैं उनसे आपसी व्यवहार भी अच्छा होता है, समय का सदुपयोग भी होता है और आपसी भावना, प्रेम भावना भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से मतलब एक चीज और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी जीवन के लिए अगर हम बात करें तो वो एक खास एक अलग से सेक्शन हो जाता है पूरा। उसकी अगर हम बात करें तो एक इफेक्ट होता है आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसे कहा जाता है आइजनहावर मैट्रिक्स जी। और उसमें क्या होता है कि आप अपने कार्य को अलग अलग 4 भागों में बांट देते हैं, अलग अलग 4 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, जो बहुत जरूरी है करना, भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो तुरंत कर दीजिए, ठीक। और दूसरा कोई अति आवश्यक काम नहीं है लेकिन करना वो भी है, तो उसके लिए एक अलग से समय सीमा तय कर दीजिए कि हाँ उस समय करेंगे। और अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, इस तरह का काम है तो इसके लिए किसी और को सौंपने की कोशिश करें या बाद में करें, क्योंकि उसको करना तो है, होना तो है काम। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, आपके पास समय नहीं है तो कोशिश करें इसको अपने किसी साथी को दे दीजिए, अपने किसी सहयोगी को दे दीजिए, या फिर उसे बात के लिए छोड़ दीजिए। और अगर कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है और आपको लगता है कि आपके समय का सदुपयोग इस कार्य को करने से नहीं हो पाएगा, तो उसे त्याग देना ही बेहतर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ना कहना कुछ जगहों पर जरूरी है, ना कहना बहुत आवश्यक है, तो वहां ना कहना सीखिए। आप एक क्षण को किसी सामने वाले को बुरा लग सकता है कि यार ने तो ना कह दिया मुझे, लेकिन बाद में उसे समझ आएगा इस बात का कि हाँ उनका ना कहना ठीक था, उनके पास उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। और एक टेक्निक होती है छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इससे दिमाग भी तरोताजा हो जाता है। जैसे कि एक पावर नैप लेते हैं, पावर नैप लेने के बाद में यानी कि छोटी नींद लेने के बाद आप एक तरोताजा हो जाते हैं और दोबारा से अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल सेम पोमोडोरो टेक्निक जो होती है उसमें 25 मिनट का आप पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के तसल्ली से पढ़िए एकदम से, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। 5 मिनट का ब्रेक में अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए एकदम से, फिर दोबारा से आके अपने अगली टेक्निक आइए, अगले काम पे आइए। जैसे एक कहावत है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब कि मेंढक पहले खाइए, यानी कि जो ऐसा काम है जो पूरे चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, सारे माहौल को बिगाड़ देगा, यानी कि बहुत जरूरी है उसको संभालना, उस काम को पहले कर लीजिए ताकि उससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से जो उठापटक है वो भी दूर हो जाए। तो वो कार्य करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक बात छात्रों की हम कर रहे हैं, तो जरूरी है कि योजना और संगठन यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन तरीके से उस काम को किया जाए। प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, बिना प्लानिंग के कोई भी काम करने जाएंगे, कोई पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने खेल भी खेलेंगे, बिना प्लानिंग के चल रहे हैं तो वो नुकसान ही होगा, उसके अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है। जब आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि आगे आने वाला क्या है तो आप उसे संभालेंगे कैसे। तो बहुत जरूरी है कि हम प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके चीजों को, उसको तभी आगे बढ़े। मास्टर कैलेंडर और टू डू लिस्ट जरूर बनाएं, अपना एक कैलेंडर जरूर बनाएं,
अपनी एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं, क्या करना है मुझे, कब करना है मुझे, किस तारीख को करना है मुझे, और एक मास्टर कैलेंडर जरूर रखिए अपने पास अपने सामने, ये बना करके अपने डेस्क के ऊपर, कि जहां पर पता हो कि हाँ ये मुझे इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है। आने वाला समय क्या है। हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था श्री केशव ऋषि जी, अभी इस दुनिया में नहीं है, परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत उत्तम किस्म के इंसान थे एकदम। उनके पास एक चीज मैंने उनसे सीखी, समय का सदुपयोग, वहां से ही सीखा मैंने एक तरीके से। उनके पास एक डायरी हुआ करती थी, और उस डायरी में वो सभी के जन्मदिन, आज तो चलिए डिजिटल समय आ गया तो सब मोबाइल पे रहता है, लेकिन उनके पास एक डायरी थी, उसमें वो लिखे थे सबके जन्मदिन, सबके एनिवर्सरी, और मतलब जितने भी लाइफ में ऐसे मौके होते थे सब लिख के रखते थे। और उस दिन उनका फोन जरूर आता था, और कुछ हो या ना हो उनका फोन जरूर आता था, जी मेरी वल्लों आप सब तुम बधाइयां। पंजाबी में बोलते थे, बड़ा मीठा बोलते थे, बड़ा मजा आता था, और उनके फोन का इंतजार रहता था। उनके उसके बिना बाद में ये होने लगा कि हमें हमारे इवेंट अधूरे लगते थे जब तक केशव ऋषि जी का फोन ना आ जाए। तो उन्होंने सिखाया हमें कि एक डायरी मेंटेन की, और उसके अंदर सब कुछ लिखते चले गए कि जी ये जन्मदिन, ये एनिवर्सरी, ये फलाना इवेंट, इस दिन ये, इस दिन वो। तो उस दिन वो उनका फोन जरूर आता था, ये हमने उनसे सीखा। यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारे साथियों से, हमारे सहयोगियों से, हमारे बच्चों से, सभी से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। और सीखना कभी न छोड़िए, कभी न छोड़िए। हर समय कभी भी आदमी कभी अपने आप को ये नहीं कह सकती हाँ मैंने सब सीख लिया, कुछ नहीं, बहुत कुछ बाकी है इस दुनिया में सीखने को। तो समय का सदुपयोग करना हम सीखना पड़ेगा हमको। और बच्चों का जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें जो है वो हमें अपने से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस उत्तम समय को, इस ज्ञान वाले समय को खत्म कर देती है। जैसे कि पहले मैंने कहा, मोबाइल सबसे बड़ी बात, और उसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स, जो इसको टर्म को नाम दिया गया है कि पढ़ाई के समय मोबाइल को का नोटिफिकेशन एटलीस्ट बंद रखिए। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ते वक्त अगर कोई नोटिफिकेशन आया, एक तो आपको डिस्टर्ब हुए, आपने देखा अरे ये क्या आ गया, फिर आपको आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, आपका दिमाग वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, 1 मिनट के लिए डाइवर्ट हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए, और वो जो भी आपने लर्न किया था ना वो सारा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम डिजिटल डिटॉक्स से अपने आप को बचा कर रखें। और उसके अलावा मल्टीटास्किंग, लोग कहते तो हैं कि ये तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि सब जगह फिट हो जाते हैं साहब, लेकिन मास्टरी किसी में नहीं है। तो बड़ी गजब की टर्म है ये, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि मल्टीटास्किंग करने वाला व्यक्ति है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, अरे खेल भी लेता है, अरे पढ़ाई में भी अच्छा है, अरे इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी चीज में मास्टर नहीं है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप जैक ऑफ ऑल है, कहीं भी सेट हो जाएंगे, किसी भी जगह सेट हो जाएंगे, लेकिन मास्टरी आपकी नहीं है किसी में भी। तो आपको वो समय जो आपके पास था, या जो सम्मान जो आपको मिलना चाहिए था समाज में, वो शायद ना मिल पाए। लेकिन आप किसी एक चीज के मास्टर हैं, फिर आपको चाहे दूसरी चीज ना भी आती है, बल्ले बल्ले आपके सब ज्ञान देंगे, सब आपको मान देंगे, सम्मान देंगे। संतुलन और स्वास्थ्य है हमारा अगला पॉइंट, कि संतुलन रखें, बैलेंस रखें, बैलेंस इन हेल्थ। पर्याप्त नींद का लेना, समय के फेर में पर्याप्त नींद का लेना भी बहुत आवश्यक है। अगर आपने पर्याप्त नींद नहीं ली है, आपको लगता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे सो करके पूरा अपना 24 घंटे का वो बना लेंगे, नहीं हो पाएगा। जो परमपिता परमात्मा ने जो नींद की साइकिल हमें प्रदान की है, जो हमें कहा गया है कि हाँ इस समय आपको रेस्ट करना है, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, उसका स्तर जो है हर एक व्यक्ति के लिए जैसा नहीं होता। छोटा बच्चा सिर्फ दिन में 3 घंटे ही जागता है, वो बाकी सोता रहता है वो, और बाकी धीरे धीरे करते जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींद कम होती जाती है, और हमारी समाज के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती है। तो निंद्रा का भी अपना एक समय है, एक सही तरीके से उसको लेना आवश्यक है। किस समय लिया जाए, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो नींद भी एक अच्छा सदुपयोग करना बहुत जरूरी, नींद के लिए भी। और ब्रेक लेना, यानी कि आप काम कर रहे हैं, बीच में एक ब्रेक, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक
छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय से ब्रेक लिया, टाइम से ब्रेक लिया, तो आपको आपके आने वाले समय के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत समय बच जाएगा आपके पास में। क्योंकि आप थकते जा रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर आता जा रहा है, 5 मिनट के लिए आपने उसको रिलीज़ कर दिया, 5 मिनट रख दिया आपने उसको, फिर आप उसको ले करके और आगे तक जा सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू उठाए रखेंगे तो वो आपको शरीर को भी नुकसान देगा, मानसिक रूप से भी आपको परेशान करेगा। इसके अलावा नौकरी में अगर आप समय प्रबंधन की बात करें, तो दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट के बिना तो किसी का भी नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। चाहे छात्र हों, चाहे नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, चाहे हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं, टू डू लिस्ट तो आपको बनानी ही होगी। एक बनाइए लिस्ट, एक कैलेंडर अपने पास जरूर रखिए। और जो नौकरी करते हैं उनको तो मीटिंग्स का प्रबंध भी करना पड़ता है, बेंचमार्क सेट करने पड़ते हैं, अपने ईमेल, मैसेजेस सब कुछ देखना पड़ता है। उनके लिए तो बहुत बहुत बड़ा स्कोप है। व्यापार के लिए भी सेम यही बात है कि व्यापार में भी चीज़ों को डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा और मेरे जो साथ के सहयोगी हैं या जो मेरे अंडर काम करने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा आराम दे दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, सारी पावर अपने हाथ में रख के नहीं चल सकते। आपको उसको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कामों की, आपके लिए ये, आपके लिए ये, आपके लिए ये, और मिलजुल कर एक व्यापार, एक चीज़ खड़ी होगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ खड़ी होगी। और वो अब सभी के सहयोग से जब खड़ी होगी ना, तो सभी को लगेगा कि हाँ, इसमें मेरा हिस्सा भी है, मैंने भी सहयोग किया है इसमें, मैंने भी समय दिया है इसमें, तो वो भी एक लाभकारी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा नेटवर्किंग बनाने का तरीका, उसमें रणनीति बनाने का तरीका और सिस्टम और तकनीक का उपयोग करना, वही बात। और मल्टीटास्किंग से जरूर बचें, ये एक मिथ है। मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं ना, सब मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, वो एक मिथ है। और समय के साथ साथ, काम के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप अपने शौक को, जो आपका शौक है, किसी को बागवानी का शौक है, किसी को जीव जंतुओं के साथ समय बिताने का शौक है, किसी को अपने परिवार के साथ समय बिताने का शौक, किसी को ड्राइंग का, आर्ट का, जिसको जैसा शौक है, उसको जीवित जीवन रखिए। वो आपको एक स्फूर्ति देगा, वो आपको जीवन में एक नया आयाम देगा कि हाँ, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ सीखा, मैं इस काम में मुझे मजा आता है। तो वो काम भी बहुत जरूरी है कि आप अपने शौक को जीवित रखें, उसको भी अपने समय के ही उस 24 घंटे के अंदर ही डालिए, अपने उस शौक को, उसे भूल मत जाइए समय के चक्कर में, उसे जरूर रखिए अपने साथ में, क्योंकि वही है जो आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगा। कोई लेखन हो, कोई पेंटिंग हो, सामाजिक कोई कार्य हो, बागवानी हो, संगीत, वाद्य यंत्र, जो भी जिस भी तरह की शौक आप रखते हैं, उसको जरूर आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी हम लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम लोग सभी बैठ के ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं आपस में, और इसको ऑर्गेनाइज किया दाद जी ने, हम सभी जो शुक्रगुजार हैं उनके, कि उन्होंने एक मंच पर लाकर हमें इकट्ठा किया और हम सभी एक दूसरे से ये चीजें बांट पा रहे हैं। सामाजिक सेवा और योगदान की बात है ये, कि किस प्रकार से एक सामाजिक सेवा भी हो गई और एक समाज के प्रति उनका योगदान भी आ गया। तो ये उस चीज को बढ़ाने वाली बात है, साथ लेके चलने वाली बात है। उसके अलावा अगर समय आपको अलाउ करता है, अगर समय है आपके पास में, तो समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, यानी कि कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना, कुछ एनजीओ से जुड़ जाना किसी, या किसी के लिए परामर्श, जैसे आप इस फील्ड के मास्टर हैं तो उस फील्ड में कोई परामर्श आप किसी को दे सकते हैं, तो उसके लिए समय निकालना वो बहुत जरूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा हमें हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। योग, प्राणायाम ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसे भी जरूर अपने समय में शामिल कीजिए। थोड़े समय चाहिए, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं, वहां से शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे बढ़ाते चले जाइए। आपके पास समय भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो बढ़ाते चले जाइए उसको। तो वो भी आपके समय को भी अच्छा करेगा, आपके शरीर को भी अच्छा करेगा, आपको मानसिक रूप से शांति भी देगा। नई चीजों को सीखने में, अपने आप को फिट रखने में कोई कोताही वाली बात नहीं है, जरूर करिए। एक आज की समय के हिसाब से अगर हम देखें, तो जैसे पहले तो चलो चल जाता था काम, लेकिन आज के समय में परिवार के साथ बाहर यात्रा करना, बाहर जाना भी एक अच्छा एक समय का सदुपयोग हो सकता है कि आप बाहर जाएं, नई चीजें देखें, नई चीजों को एक्सप्लोर करें, बच्चों से उस विषय में बात करें, बड़ों से उस विषय में बात करें। बड़ों के साथ किसी मंदिर गए, आपने वहाँ सीखा क्या नई चीज है वहाँ पे। हमारे पिताजी हमें हमारे गुरु जी के मंदिर लेके जाते थे, वो बताते थे कैसे ये आए,
हमारे जीवन में कैसे, क्या इनका आशीर्वाद रहा हमारे प्रति, हमें क्या आशीर्वाद मिले इनकी तरफ से, क्या इन्होंने समाज के लिए किया, क्या इन्होंने किस प्रकार से ये मंदिर का निर्माण हुआ, ये सब चीजें जैसे जैसे वो उन्होंने बताया हमारे को, तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते चले गए उस विषय में। पहले हम जाते थे, ठीक है गुरु जी का मंदिर है, मिल के आना है, देख के आना है, और साल में एक बार जाना जरूरी है, चले गए, हुआ है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम गए उनके साथ में, उस जगह के बारे में जानकारी मिली हमारे को, वहाँ के उनके जो एक तरह से चमत्कार कह सकते हैं वो चीजें थी, वो आई हमारे सामने, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जान के बड़ा अच्छा लगा कि हम भी किसी ऐसे गुरु के शिष्य हैं, किसी गुरु को फॉलो करते हैं जिन्होंने हमें इस प्रकार की चीजें सिखाई, बताई। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को भी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परिवार को समय दें, उनके साथ कहीं बाहर जाएं, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करें, नई चीजों को देखें, नई चीजों को जानें, ये बहुत जरूरी है। और वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके तो कोई बच्चे आगे बढ़ नहीं सकती आज की स्थिति में। बहुत अच्छा रहेगा कि हम इन सभी पॉइंट्स को अगर हम अपने जीवन में उतारें, इन सभी पॉइंट्स को अपने साथ लेके चलें, और सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे समय का हम सदुपयोग करेंगे, वैसे वैसे समय हमें और बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रदान करता रहेगा। तो अंत में हालांकि समय तो अभी है काफी, लेकिन कभी मेरे पास, मैं जैसे शुरू में कहा कि एक तो पहली बात कि आप सभी के समक्ष मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा। और दूसरा ये कि आप सभी के सामने एक ऐसे विषय के बारे में बोलना, तो वाकई सूरज को दिया दिखाने के समान है। और भाषण के अंत में, मतलब भाषण नहीं कहूंगा इसको मैं, कि इस विषय के अंत में ये कहना चाहूंगा, कल के भरोसे काम टालना समय की चोरी है। कल के भरोसे कोई भी काम टालिए, अपने समय को बांध के रखिए, और जितना हो सके उसे आज ही करने का प्रयास कीजिए। जो हमारे पास क्या है, हमारे पास कल नहीं है, कल नहीं है हमारे पास आज है। आज हम कर सकते हैं, कल तो प्रभु के हाथ में है, कल हम उठेंगे नहीं उठेंगे, एक नया दिन देगा प्रभु, तो उसके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु का। लेकिन कल पर काम को टालना हमेशा नुकसानदायी रहता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, मेरे वाणी को सहन करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कहा। और हर विषय पे हम लोगों को कितना समय देना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए, इस पर आपने बहुत सुंदर बात बताई। हमारे बीच में हमारे एक बड़े अच्छे विद्वान जयंती खेमचंदानी साहब हैं। जयंती खेमचंदानी साहब, आपको कैसा लगा, और आपकी क्या इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे क्या? जयंती खेमचंदानी साहब। बस टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने जी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है लाइफ में, और आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए उन्होंने। थैंक यू। बहुत अच्छा। कान्वी शॉर्ट कंसाइज एंड ऑन व्हाट कमेंट यू हैव गिवन, नो, आप आकर के बोलो। सामने में चंडीगढ़ में है, और कान्वी मतलब यंग लड़की है, लेकिन बहुत विद्वान है, और उन लोग, उनके कान्वी और इसके ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उनको जितना ज्ञान है उतना हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोग ने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन वी आर प्राउड ऑफ गर्ल्स लाइक कान्वी। हर्ष जी ने भी रिक्वेस्ट किया है, वो भी अगले शनिवार को उनको क्लास देंगे। तो कान्वी, व्हाट इज योर कमेंट, प्लीज से। Yes, sir. Greetings, everyone. वी वांट टू सी आल्सो, कब स्क्रीन पे आइए। सर, आपकी फोन की बैटरी इतनी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ जी सर। अमित सर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हर एक के पर्सपेक्टिव से, और बहुत कंसाइज वे में किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ग्लैड कि मैं इसे अटेंड कर पाई, बिकॉज मैं अटेंड नहीं कर पाती काफ़ी देर। So thank you for your time and knowledge, and thank you for beautiful reminder, because time management is the must thing which everybody should work on and everybody should be skilled at. So thank you a lot, sir. बहुत अच्छा कान्वी, God bless you, and we want to listen you also again next time. Give one time also. अच्छा, इसके बाद ये
हमारे बीच में सुनील शर्मा जी भी आए जयपुर से। सुनील शर्मा, आप कितने दिन से नहीं आ रहे? बहुत दिनों से आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, नमस्ते सर, क्या नमस्ते। हाँ, क्या हो गया? नहीं क्यों सर, नहीं आ वो रहे? हाँ, कुछ तो व्यस्तता, ये जो सेंसस चल रहा है इसमें मास्टर ट्रेनर हूँ, तो उस वजह से, और दूसरा कुछ स्वास्थ्य की समस्या रही और कुछ पारिवारिक दायित्वों के वजह से बेटी का रिश्ता किया था, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं समय नहीं दे पाया था। अच्छा बाई चांस जी। ऐसा हुआ कि जो अपनी ये थी उसी टाइम में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, वरना अवश्य तो जुड़ता। अभी भी मैं लास्ट में जुड़ आपका पाया प्रोग्राम कैसा लगा? जी, अभी मैं आज के लास्ट में ही जुड़ पाया मैं, तो वो क्षमा चाहूंगा कि मैंने ज्यादा सुना नहीं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की जैसे बात चल रही है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप जो भी लेके आते हैं वो बहुत ही अच्छे विषय लेके आते हैं और अच्छे विद्वान ही आते हैं, तो निश्चित रूप से प्रोग्राम अच्छा ही रहा होगा। मैंने मिस किया, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि समय पर जुड़ जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट की बात है और आपने कहा समय से जुड़ जाएं, तो आप टाइम को मैनेज करके जुड़िएगा। अरुण कुमार दुबे जी, अब आपकी विद्वता तो सारे लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि सत्संग में मैंने अरुण कुमार दुबे जी ने जो कमाल दिखाया है और जो टू द पॉइंट आप बोलते हो वो बहुत अच्छा है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। सब जगह से आपका अप्रिसिएशन आ रहा है। अरुण कुमार दुबे, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हाँ, सभी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आदरणीय अमित जी ने बहुत सुंदर तरीके से समय के नियोजन के बारे में बताया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी दे दें तो भी आप बीते हुए समय का एक क्षण भी नहीं खरीद सकते। और वास्तव में जो हमारा जीवन है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में एक पढ़ाई जैसा है, जैसे एजुकेशनल सेशन होता है। आवर सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर बर्थ, देयर इज अ सिलेबस एंड देयर इज अ फिक्स्ड टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, and there is then an examination which you have to pass to promote to the next class, or finally you have to complete your education so that you have not to come to this university again and again. तो जन्म से मृत्यु के बीच में जो हमारा ये एजुकेशन सेशन का जो टाइम है ना, वही हमारा जीवन है। और ये हमारा जीवन रात और दिन के चक्रों में चलता है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा कहा है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के पास धन, रूप, भाग्य और यश सब अलग अलग है। एक ही चीज भगवान ने सबको एक समान दी है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो और चाहे वो बिल गेट्स हो, और वो है समय, 24 आवर। और इस 24 आवर को हम 24 घंटे को हम कैसे नियोजित करते हैं, इसी बात पर निर्भर होता है कि हम जीवन में सफल होंगे अथवा असफल होंगे। हम एक लेस नोन पर्सनालिटी बन के रह जाएंगे या फिर हम सफलता के शीर्ष पर जाए। सब कुछ के इस समय का। मेरे एक गुरुजी थे, वो कहा करते थे, 3 बातें उन्होंने कही थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आप सब लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले वो काम करो जो आवश्यक है, उसके बाद वो काम करो जो संभव है। इतना सब करने के बाद तुम देखोगे कि तुमने वो काम कर दिया जो असंभव था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब और भी विद्वान यहाँ पर बोलने के लिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां कही हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। दिनकर जी कहते हैं कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता आप फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो जो हमने ये सांसारिक जीवन चुना है ना, इन उलझनों को हमने स्वयं बनाया है। ये सिलेबस
में हमने खुद डाला है इससे। और जब ये सिलेबस होता है कि व्हेन वी एंटर्ड इनटू द गृहस्थ लाइफ, तो फिर गृहस्थी की तरफ से वो दुनिया भर के जंजाल भी होते हैं। उन जंजालों में हमारा जो जाता है वो एक्चुअली हमारा कीमती समय जाता है। सिलेबस क्या है सर? लाइफ में सर ने कहा कि प्रायोरिटी निर्धारित करनी बहुत जरूरी है। वास्तव में हमारा जीवन एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। एक्चुअली हम अपने जीवन के सिलेबस में पास होकर या तो मुक्ति की तरफ जा रहे थे, जहां हम सदा के लिए वैकुंठ धाम को चले जाते और हमें बार बार इस जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, या फिर हमसे हायर क्लासेस जो स्वर्ग लोक, जनह लोक, तपह लोक, महालोक और सत्य लोक है वहां जाते। लेकिन हमारे कर्म कुछ इतने अच्छे नहीं रह गए कि हम वहां पर जा पाए, तो ईश्वर ने हमें एक सप्लीमेंट्री का मौका दिया कि वापस हम मनुष्य जीवन में आए और जहां गलतियां की थी उन्हें सुधार करके फिर से जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई यू हैव गॉट दिस बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। समय के नियोजन में हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कितना समय इस कार्य के लिए नियोजित होता है और कितना कार्य लेस इंपॉर्टेंट टाइम्स के लिए नियोजित होता है, जो जिन्हें हमने खुद बनाई और हम जिनमें खुद फंस रहे हैं और जो गैर जरूरी है। अदरवाइज जब वो एग्जामिनेशन आएगा ना, क्योंकि टाइम तो दिन और रात के साइकिल में जा रहा है, जब एग्जामिनेशन आएगा एट द टाइम ऑफ डेथ, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ, कि आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में क्या प्रैक्टिस करी है, और वही वो क्वेश्चन पेपर यमराज लिख कर आते हैं। फिर आप पाएंगे कि साहब हमने तो जो सिलेबस पढ़ा और जो क्वेश्चन यमराज जी का है उसमें तो बहुत अंतर है। हमने तो ये पढ़ा, हमने तो फिजिक्स पढ़ी, हमने तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी, हमने तो सोशल सर्विसेज पढ़ा, हमने तो पॉलिटिक्स पढ़ी, और हमने तो बड़े बड़े बिजनेस के एमबीए की और बहुत बड़े बड़े बिजनेस हम टाइकून्स रहे। ये जो क्वेश्चन आया है यमराज जी का वो तो सबके लिए समान है, बिल्कुल सेम पेपर है सब लोगों के लिए, और ये तो हमने पढ़ाई करी नहीं, तो उसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। सिर्फ एक ही बात होती है जो शास्त्र कहते हैं, और भगवान यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देते हैं। कहते हैं कि अंत काले च माम एवाय स्मरण मुक्त कलेवरम। ठीक है, जिंदगी भर तुमने जैसा कर दिया, अंत काल में भी यदि तुम्हें मेरा स्मरण आ गया तो ये शरीर मुक्त करने के बाद तुम मेरे धाम को वापस आ जाओ। तो हमें अपने समय को इस प्रकार से नियोजित करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार से हमें नियोजित करना है कि वो जो जीवन का चरम लक्ष्य है कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं है। ठीक है, सांसारिक दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें बहुत सारे सांसारिक जीवन के कामों को करना पड़ता है, लेकिन उसको कम से कम और जितना मिनिमम जरूरत है उसमें उतना ही टाइम, एनर्जी और अपना जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल करें, और सबसे अधिक समय, अपना रिसोर्स और अपना जो पोटेंशियल है वो उस काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। थोड़ा सा इसमें स्वार्थ बनना पड़ेगा, है ना। और ये स्वार्थ क्या है? मनुष्य का स्वार्थ है न ते विदु। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो ये जानता ही नहीं, कि तुम्हारा मनुष्य जानता ही नहीं कि उसका असली स्वार्थ क्या है। उसका असली स्वार्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के सदा के लिए भगवत धाम जाना। तो अमित जी ने जो समय का नियोजन बताया है, अगर उस नियोजन को हम अपने इस चरम लक्ष्य की ओर मोड़ लेंगे और इस प्रकार से समय नियोजित करेंगे कि उसमें सत्संग के लिए भी समय हो, भगवत सेवा के लिए भी समय हो, और यदि हम प्राणी की और मनुष्य की सेवा कर रहे हैं तो उनका भगवान का अंश मानते हुए, भगवत अंश मानते हुए, सब में भगवान को देखते हुए भगवान की सेवा के समतुल्य उनकी सेवा करते हुए अगर हम जा रहे हैं, साधु संतों की सेवा करते हुए हम जा रहे हैं, तो हमारे समय का सबसे बढ़िया नियोजन होगा। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा इसमें बोल गया, क्योंकि और सब विद्वान हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा अमित जी को, जिन्होंने इतना सुंदर समय हमको यहाँ पर दिया और समय के महत्व के बारे में हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत सारगर्भित बोलते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं, और अमित जी को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो डॉक्टर स्नेह प्रभा हमारे बीच में एक विद्वान हैं। डॉक्टर स्नेह प्रभा, आपका क्या प्रतिक्रिया हुआ? डॉक्टर स्नेह प्रभा, शॉर्ट में बताइएगा। अमित सर ने बहुत अच्छा बताया कि समय का नियोजन कैसे करें,
अपनी सारी एक्टिविटीज किस तरह से प्लान करके प्रायोरिटाइज करके उसको पूरा करें, परिवार और समाज प्लस सेल्फ ग्रोथ के लिए कैसे हम टाइम को बांटें और कैसे उसको करें लाइफ में, ताकि सारे काम हमारे सारी ड्यूटीज समय से पूरा हो। उसमें सर ने बताया कि समाज और परिवार, सामाजिक और जो फैमिली टाइम है, ये गोल्डन पीरियड होता है। वो इस सेंस में कि जब हम समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, हम सबसे परिचित होते हैं और हमें उसके हिसाब से हम सीखते भी हैं और हमसे कुछ लोग सीखते भी हैं, हम उनको बताते भी हैं। एक उदाहरण, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देखते हैं। प्लस फैमिली में जैसे कि आजकल देखते हैं हम लोग कि कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं आ रहा है, उनमें वैल्यूज नहीं है, कल्चर नहीं है। तो जो बच्चों की बेसिक पाठशाला थी घर था, और पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो बुजुर्गों के साथ ही बच्चों का समय बीतता था। उससे बुजुर्ग भी कभी परेशान नहीं होते थे और बच्चों की भी अच्छी ग्रोथ होती थी हर तरह से। मेंटल उनको सारी चीजों की जानकारी अपने बुजुर्गों से, वही उनके आइडल होते थे और फॉलो करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली के चलते मदर फादर दोनों बिजी हो जाते हैं, ज्यादातर दोनों वर्किंग होते हैं, तो बच्चे उसको लैक करते हैं, टाइम ही नहीं पास कर पाते। बड़े जो उनको हर चीज में सिखाते रहते थे, टोकते थे कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या हमारा पिछला कल्चर क्या रहा है, हमें ऐसे करना चाहिए, ये सारी चीजें लैक करती हैं। और निश्चित ही टाइम सबसे बड़ा कीमती अगर कुछ है तो टाइम है। अगर किसी ने इसको ढंग से मैनेज कर लिया तो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, कम से कम सेटिस्फाइड तो रहेगा ही कि हमने सही जगह पर सही समय अपना उपयोग किया। और सेल्फ ग्रोथ के लिए जैसा कि अभी अरुण सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि आप जब सेल्फ ग्रोथ, जब आप कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जन्म किस लिए हुआ और आपको अंत में क्या करना है, आपके साथ क्या जाना है, निश्चित ही आप अच्छे कार्य की तरफ अग्रसित होंगे। और समाज, अच्छा कार्य वही होता है जो हम अपने से हट के करते हैं, जिसमें समाज का, दूसरों का भी कल्याण होता है। तो हम अपना समय बाकी लोगों के लिए भी दे पाएंगे और बाकी लोगों से भी जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं समय ले सकते। आजकल जो कल्चर है, अपार्टमेंट कल्चर है, बगल में पड़ोसी रहते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते लोग, परेशानी है, कौन कहाँ से है क्या है, तो वो अव्यस्तता हो सकती है। उसका एक कारण कि हर आदमी बहुत व्यस्त है। दूसरा कि ये जो हमारी मीडिया है, बहुत सारी चीजों में लोग मोबाइल में, टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी के यहाँ भी जाना है, सोशल कॉल्स के लिए जाना है, कुछ फैमिली फंक्शन है, तो बहुत कम लोग जाते हैं। अब वो मोबाइल से काम हो जाता है, मैसेज भेज देते हैं या उनको निमंत्रण भी भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो समय के मैनेजमेंट के चलते ही वो गड़बड़ हो रहे हैं, हम उनको उचित समय नहीं दे पा रहे हैं या प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अगर सर की बातें जो अमित सर ने बताया कैटेगरी वाइज इतने अच्छे ढंग से, कि बड़ा से बड़ा काम भी हम अगर चंक्स में करते हैं तो उसे बहुत अच्छे से समय से पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि अरुण सर ने बताया कि पहले हम वो करें जिसे हम बहुत आवश्यक है और जो कर सकते हैं, फिर जिसमें हमको संभावना होती है कि हाँ इसे भी किया जा सकता है, और लास्ट में हार्ट वाले जो भी काम है, जैसे कि हम पेपर एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो आ रहा है, फिर जिसको संभावना है तो लास्ट में अटेंड करते हैं ताकि उसमें समय ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हम लाइफ की सारी समस्याओं से मेरे ख्याल से इन सब चीजों को ध्यान देते हुए अच्छे से निकल सकते हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम नेगेटिव थॉट्स लेकर के परेशान हों, क्योंकि हमारा समय बटा हुआ होगा। ये सारी जितनी भी ड्यूटीज हैं ये 24 घंटे के अंदर हमको करनी है। और हर चीज के लिए अगर हम सवेरे क्या करना है ये हमारे पास होता है, क्या दिन में ये करना है, और शाम को हम उसे देखते हैं कि हमने कितना टास्क रखा था, उसमें से कितना पूरा कर पाए, हमारा ज्यादा समय कहाँ वेस्ट हुआ, किस चीज को हमने इग्नोर किया, किस पे हमने समय नहीं दिया। तो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, शायद ये हमको टाइम मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल होगा। और सर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धन हुआ, दोनों विद्वानों की बातें जो सुना मैंने, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा। अविनाश जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो अभी तक जिन लोगों ने बताया, इसमें आप कुछ अपना कुछ एडिशन जोड़ना चाहें तो जोड़ें। अविनाश जी। जितनी बातें आगे हमारे पहले जिन लोगों ने कहा है उन्होंने पूरा कवर कर दिया है, कहीं कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। अमित जी ने शुरुआत की, इसके बाद इसमें दुबे जी ने और ऐड कर दिया। अब इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ कहने लायक।
तो सभी को पुनः प्रणाम, सभी को मेरी तरफ से बहुत सद्भावना कि इतना बड़ा ये जो ज्ञान की बात सामने रखी और इसे हमें उसका पालन करना चाहिए और इसको अपने जीवनचर्या में मैं डालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव बात आपने कही। इम्प्लीमेंटेशन और हम लोगों का ये जो ग्रुप है यही चेष्टा करता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। हिमांशु जी आए हैं, हिमांशु श्रीवास्तव पर ये पूना से, वो आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हिमांशु, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? सभी विद्वान विद्वजनों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मैं तो बहुत लेट से ज्वाइन किया हूँ, कुछ घर की आवश्यक कार्य था, उसके मैं शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन स्नेह प्रभा जी ने उसको पूरा रिवाइज कर दिया। हाँ, लेकिन जो 2-3 विद्वान लोगों का मैंने जो सुना, उससे हमको यही लगा कि अपने कार्यशैली को, अपने जो प्राथमिकताएं हैं उसको कैसे हम मैनेज करें जिससे कि हम सफल हो सके अपने कार्यों में। विषय वस्तु शायद यही था। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं वो कहानी कहूँ। हेलो, कहिए। हाँ, मैं एक बार एक प्रोफेसर साहब ने कक्षा में अपने साथ लाए एक कांच के बड़े जार में को टेबल पर रखा। एक मनोविज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा की कक्षा थी। उसमें एक प्रोफेसर साहब जो आए वो अपने साथ एक कांच का जार लाए थे और उसमें उन्होंने आके टेबल पे रखा और उसमें टेनिस की कुछ बॉल उसमें डालने लगे थे और वो तब तक उसको डालते रहे जब तक कि उसमें एक भी और गेंद समाने की जगह नहीं बची। फिर उन्होंने बच्चों से हंस के पूछा कि अच्छा बताओ इसमें क्या और खाली जगह है क्या? सभी बच्चों ने कहा कि नहीं, ये तो एक पूरी तरह जार भर गया है, अब उसमें कुछ भी नहीं समा सकता। फिर प्रोफेसर साहब ने उसमें अपने साथ लाए हुए छोटे छोटे कंकर को उसमें डालना शुरू किया और धीरे धीरे जार ही डालने लगे। धीरे धीरे जार हिलते कंकर भी नीचे जाने लगा और एक ऐसा जब समय आया जब उस कंकर और उस बॉल से जार भर गया। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा कि क्या अब जार भर गया क्या? अब थोड़ा बच्चे टकराए। उन्होंने कहा कि हाँ सर, अब तो भर गया। प्रोफेसर साहब धीरे से हंसे और उन्होंने साथ में लाए एक रेत की बोरी से कुछ रेत निकाला और उसमें धीरे धीरे रेत डालना शुरू किया। अब धीरे धीरे रेत भी उसमें धीरे धीरे समाने लगी और नीचे बैठने लगी। अब तो प्रोफेसर साहब धीरे धीरे हंसने लगे, छात्र भी अपनी नादानी पे शर्माने लगे कि मैं बार बार बोलता रहा कि भर गया, लेकिन प्रोफेसर साहब कुछ न कुछ डाल के जार को भरते रहे। फिर उन्होंने कहा कि क्या अब तो पूरा भर गया? तो बच्चों ने कहा कि हाँ, अब तो ये पूरा भर गया। तो प्रोफेसर ने कहा कि हाँ, अब ये जार पूरी तरह भर गया। अब ये समझने की बात है कि इस कांच में जार जो है, कांच का जो जार है वो आपका एक जीवन है और टेनिस का जो बॉल है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपके जीवन की। अर्थात जीवन में आपके जो भगवान है, जो आपके आराध्य हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके मित्र हैं, स्वास्थ्य आपका, ये सब चीजें जो है वो टेनिस बॉल है। और जीवन में पहले उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे कंकर का मतलब ये हुआ कि ये हमारी नौकरी है, हमारे कार है, हमारे मकान है, मतलब भौतिक सुख साधन की जो भी जरूरतें हैं वो हमारे छोटे कंकर हैं। जो बड़े टेनिस बॉल अर्थात हमारे आराध्य, हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार, हमारे मित्रों के बाद ही उनकी जगह बचती है। और रेत का मतलब है छोटी छोटी बेकार की बातें, मनमुटाव, झगड़े। अगर हम इस जार को पहले रेत से भर देते, छोटी छोटी बेकार की बातों से भर देते, तो हमारे जीवन में हमारे परिवार का, हमारे आराध्य का कोई जगह नहीं बचता। तो हमें प्राथमिकताएं ये निर्धारित करनी है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण चीजें क्या है उनको अपने जीवन में आदर्श के रूप में बनाएं। फिर छोटी चीजें जो भौतिक सुख साधन की हैं उनको हम प्राप्त करने का प्रयास करें और अंत में जो बेकार और महत्वपूर्ण बातें नहीं है, झगड़े हैं, मनमुटाव, इनसे रखेंगे तो हमारा जीवन एक सफल होगा और शांति और सुख शांति से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझको इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को सही ढंग से, सही मूर्त रूप से मैंने अपने कार्यों को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
बहुत अच्छा। आज तो सभी लोग मतलब गजब का बोल रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी बहुत सुंदर बनता चला जा रहा है। अभी तो जोशी जी बाकी हैं। जोशी जी, आपका क्या विचार है? और हमारे फिर उसके बाद हमारे गोपाल शंकर साहब जी से मैं पूछूंगा। जोशी जी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और जिनका थोड़ा कहीं माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें। यस, बहुत अच्छा। देखिए, आज का अमित जी ने बहुत अच्छा बताया और बहुत ज्ञान दिया। और इसमें अब जो मेरे समझ में जो आया है वो यही है कि भाई जीवन व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त समय में भी आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके पास कौन-कौन से अर्जेंट वर्क हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हैं। तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि हम डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे से भी करवा सकते हैं और इससे हमारे समय की भी बचत होगी। तो जीवन के विभिन्न चरणों में, जैसे कि हमारी चाइल्डहुड है, जिसे हम बाल अवस्था कहते हैं, तो बचपन में अगर हम अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे, उनके अंदर अनुशासन आएगा, उनके अंदर नैतिक मूल्य आएंगे, ताकि वे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो वहाँ पे हमारे पूर्वज या मॉरल एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। लोग कहते हैं पढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर उस समय के जो बच्चे थे या यूथ थे, हम सामान्यतः पिछले समय को ही याद करते हैं, चूँकि वो हमारे मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, वैल्यूज़ पढ़ाए जाते थे, हमारे पूर्वज नाम की किताबें चलती थी, तो उनसे संस्कार आज बच्चों में आते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाल्य अवस्था में जितना हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे या हमारे स्कूल में उनका ध्यान रखा जाएगा, वातावरण में जितना उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा, वे एक अच्छे नागरिक के रूप में आएँगे और उनका समय भी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। दूसरी अवस्था जो है यूथ अवस्था कहलाती है। इसमें समय का उपयोग उच्च शिक्षा, कौशल विकास, कैरियर निर्माण और सही निर्णय में लेने में होना चाहिए। आज की सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि हम अपने शिक्षा में वो चीज़ों को डालें जो उनके मतलब की होती है, हमारे नागरिकों के मतलब की होती है। अगर मतलब की चीज़ पढ़ेंगे तो एक ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे। पहले 10+2 शिक्षा थी, वर्तमान में जो है 5+3+3+4। तो ये जो नई शिक्षा है, इसमें इस बात पे ध्यान रखा गया है कि यूथ अवस्था जो है उस समय जो किस समय किस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि वो सही उनका कैरियर का निर्माण हो, सही उनके निर्णय हों और कौशल विकास उनके अंतर्गत आए, उनमें आए। इसके बाद है एडल्टहुड यानी प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ अवस्था। इस समय व्यक्ति को परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाते हुए जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एडल्टहुड में, तो उसके बाद का समय और एडल्टहुड बहुत अच्छी तरह से बिना बीमारियों के गुजरेगी। इसके बाद आती है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में भी जो है जो हमारे जो अनुभव हैं, हम दूसरों को बाँटें, समाज पे ध्यान दें, पड़ोसियों पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन इस समय हो जाते हैं, उनको एक मार्गदर्शन दें, समाज को मार्गदर्शन दें, आत्मचिंतन करें और इस मानसिक शांति बनाए रखें। और अगर हमारे में मानसिक शांति होगी तो हम अपने भी समय का अच्छा उपयोग करेंगे और दूसरों को भी ज्ञान देने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि सही शिक्षा हम दूसरों को दें। और अमित जी ने और सभी वक्ताओं ने इतना अच्छा बताया और जीवन के हर समय में, चरण में, हर समय में सही अगर समय का उपयोग किया जाएगा तो सफलता भी मिलेगी, संतुलन भी बना रहेगा, हमें संतोष भी मिलेगा, हमें समय का सम्मान करना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए, परिवार के लिए समय निकालना चाहिए, कार्यालय या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम करते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए, देश के लिए, ये समय जब ही निकलेगा
जब हम समय का विभाजन करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। जैसे कि अमिताभ जी मास्टर ट्रेनर हैं भारत सरकार के, डॉक्टर स्नेह प्रभा जी हैं मास्टर ट्रेनर और आरटी भारत सरकार के। इन लोगों को पता है और इन लोगों ने काम भी किया है कि सबसे पहले ये हम देखें कि हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। ये भारत सरकार में ही बताया जाता है, उसे इंडिया कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, फिर डिजाइन आता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में मूल्यांकन। जब हम इस दुनिया से विदा लें तो उस समय हम में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। वो पछतावा कब नहीं होगा? जब हम समय का सदुपयोग करेंगे। हर जीवन के हर चरण में अपने जो हमारे प्रायोरिटाइज वर्क है, जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको संपादित करते चलेंगे। तो यही मुझे कहना है। आज के वार्ताकार से अमित जी का बहुत बहुत आभारी। फिर कब थोड़ा सा समय और दीजिए। आपकी बहुत अच्छी वार्ता आज आपने दी और इसी प्रकार की वार्ताओं से हमें भविष्य में भी लाभान्वित करें। और अमिताभ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अमिताभ जी भारत सरकार के मास्टर ट्रेनर हैं आप, और लोगों को परसुएट करते हैं। पूरे हफ्ता आपका इसी को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, स्पीकर का चयन करने में और उनकी वार्ताओं को समय पे कराने में आपका ध्यान जाता है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि जो ग्रुप बना है इसके भी लोग, हमारे जो सदस्य हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जी। हमारे भारतवर्ष के नामी लोग इस ग्रुप में हैं, भारत के अलावा विदेशों में के लोग भी हैं। और हम चाहेंगे कि अच्छे-अच्छे वार्ताकारों से आप हमें ज्ञान, कुशलता और हमारे दृष्टिकोण में बदलाव के लिए प्रयास करते रहिए। अमित जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब हमारे आदरणीय गोपाल शंकर जी, उनसे हम कमेंट पूछेंगे और लास्ट में हम एक उपाय बताएंगे जिसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। गोपाल शंकर साहब, आपका क्या प्रतिक्रिया रहा और आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं और इनको देखा है। ये अपने पिताजी को, इनकी माता जी को, इनके घर पे मैं गया था तो पहले बगल में था, तो गए थे, देखे किस तरह से ये अपने व्यस्त कार्यक्रम में इतने बड़े पदाधिकारी होके भी अपने पिताजी को नहवाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे और इतना आदर करते थे, माँ की सेवा करते थे। तो और अपने सारे IAS पदाधिकारियों, इनके बेटे की शादी में भी मैं गया था, उस समय भी उन्होंने हम पर पर्सनल ध्यान दिया, हमारे सभी को भी ध्यान दिया और फिर मेरे साथ हमको छोड़ने के लिए गेट तक आए। तो इनके बारे में तो जितनी भी बड़ाई करें और इनके मानवता के बारे में जितनी बड़ाई करें कम है। और अपने समय का इन्होंने इतना बढ़िया सदुपयोग किया है। अभी मैडम की तबीयत खराब है, उनकी सेवा में निकलते नहीं, लेकिन अभी भी वो MIT से MBA का लास्ट परीक्षा दे रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर बाकी है और कह रहे हैं कि यदि मैं 100 बरस तक बच गया तो मैं बहुत सारी डिग्रियां ले लूँगा। इनके जीवन का उद्देश्य है जो जोशी जी ने बताया और उस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। एक अद्वितीय विद्वान हैं गोपाल शंकर जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे गोपाल शंकर जी? बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, जितने लोगों को सुना है उससे लगता है कि मुझे बहुत जानना है और समय का जो सदुपयोग करना है और सोसाइटी के लिए जो काम करना है, ये तो दो बहुत मूलभूत सिद्धांत हैं। तो इसमें कहा गया है कि टाइम मैनेजमेंट जो है, इफ यू कांट मैनेज टाइम देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू मैनेज, ऐसा कहा गया है। नेचुरली जब आपको समय को मैनेज करने के लिए यदि कुछ नहीं आता है तो आप और क्या काम करते हैं? इसका है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि सोसाइटी के प्रति आपका दायित्व है कि जो सोसाइटी ने आपको दिया आप उसे लौटा दें। बाद में विद्वानों ने यही कहा कि अगर हम इन दो बातों को मन में रखें और आत्मनिरीक्षण करें कि हमने क्या किया, क्या मुझे करना है, और इसके लिए आपको बुजुर्गों से बात करना, धर्म ग्रंथों को जानना,
गीता के उपदेश को जानना, जो गीता में यही कहा गया है कि आप सोसाइटी के लिए काम करें। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट प्लस आत्मनिरीक्षण करना प्लस रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोसाइटी को जो भी देना है दें, तो आप एक इस मर्त्यलोक में भी जीवंत रह करके आगे भी मरने के बाद भी अपनी छाप छोड़ते हुए जाएंगे और बड़ी आपको संतुष्टि मिलेगी। तो ये बात सभी विद्वान वक्ताओं ने कहा, जिन्होंने अमित जी के बारे में कहा और अमित जी की बातों में सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो भी बहुत अच्छा कहा। इसलिए मुझे कुछ और ऐड करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि आपके द्वारा जो ये आयोजित किया गया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, उससे हम अनायास ही बहुत बड़ा एक फल प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी वक्ताओं को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, अमित जी को धन्यवाद तो देते ही हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोगों को अपने वचनों से लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल रामायण और महाभारत का पाठ होगा। अमित जी आप भी जरूर आइएगा और उससे भी हम लोग सीखते हैं। पूरे निचोड़ में अमित जी की बात और सभी लोगों के निचोड़ की बात सुन करके मैंने एक प्रोग्राम कराया था, उसकी समरी बता देता हूँ। एक डायरी लीजिए और सवेरे 5 बजे उठिए। 5 बजे उठ के भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान को प्रणाम करके नित्य क्रिया कर्म करके उसके बाद परिवार के सब लोगों को इकट्ठा कीजिए और फिर परिवार के सब लोगों के साथ एक भजन, छोटा सा भजन जो हम हर उसमें करवाते हैं, हर ट्रेनिंग में करवाते हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मैं नहीं करता, मैं बस अपने सिद्धांत पे चलता हूँ। ईश्वर जो हमको आदेश देते हैं उसी तरह से। और ये दुबे जी ने और उन्होंने जोशी जी और ये क्या नाम है सुनील शर्मा, इन लोगों ने देखा होगा जब इनके क्लास में हमने क्लास लिया था। और तो उसमें प्रार्थना कराने के बाद और उस समय सभी परिवार के लोगों के साथ भी एक छोटा सा ये व्यायाम का भी हम लोग एक प्रोग्राम रखते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सब कोई व्यायाम करते हैं और संभव हुआ तो जैसे भी पूना में हम जहाँ पर हैं बहुत अच्छा जगह है, पटना में भी जो है वहाँ भी बहुत अच्छा जगह है। 2 राउंड घूम के आ गए। 2 राउंड घूम के आने के बाद सबको मैंने एक डायरी दिया और सब डायरी में आप लिखिए कि आज क्या क्या करना है और कितना बजे क्या काम करना है। एकदम ये डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ का टारगेट बना दीजिए और बनाने के बाद ये काम करना है। कल कौन कौन काम से छूट गए थे उसको लाल पेन से लिख लीजिए। तो कल जो काम छूट गया था वो उसको आज पहले प्राथमिकता देके खत्म कीजिए कि कल का काम कल ही हो जाना चाहिए था, किस लिए नहीं हो पाया, अपनी कमी की वजह से हो नहीं हो पाया या दूसरे की कमी की वजह से, ये जज कीजिए। और दूसरे की गलती से हुआ तो उसको एक इशारा कीजिए, उससे तर्क वितर्क उसमें समय और दूसरे की आलोचना में मत लगे, उसको काम संपन्न कर दीजिए और दिन भर उसी शेड्यूल के हिसाब से खुद काम कीजिए और बच्चों को और परिवार के लोगों को काम करने को करिए। और आज किन किन मेहमानों से मिलना है, बहुत दिनों से क्या कौन कौन लोगों से हमने नहीं मिला उसका लिस्ट बना लीजिए और शाम को उनके साथ मिलिए और उनसे मिलने का एक समय निर्धारित कर लीजिए और टेलीफोन से 2-2 मिनट सबको प्रणाम करके सबसे सोशल रिश्ता भी बनाए रखिए। बच्चों को कहिए स्कूल में कैसे जाओगे, क्या करोगे, और जब हम लोग वहाँ से आए कहीं बगीचा का जगह है वहाँ से कोई फल तोड़ लिया, अमरूद तोड़ लिया, केला तोड़ लिया, खाते हुए घूमते फिरते चिड़ियों के साथ और उसके साथ घूमते फिरते घर पर आए। घर पर आके सवेरे का नाश्ता किया, सब कोई साथ मिलके, फिर भोजन किया, भोजन करके फिर आप ऑफिस चले गए, वाइफ अपना खाना बनाने में लग गई और फिर दिन भर का काम हमने बढ़िया से संभाला और उन लोगों ने भी संभाला। संभालने के बाद सबको कहा कि आज क्या क्या किए वो करो और फिर उसके
उसके बाद मतलब दिन भर काम करने के बाद जो काम करना था उसको टिक मार दिया, जो नहीं कर पाए उसको दूसरी डायरी में लाल पेन से लिख दिया। और शाम को फिर एक हम लोगों ने परिवार के सभी लोगों को बैठा लिया। इसी तरह से ऑफिस में भी हमने सभी लोगों को अपना कह दिया था कि भाई ठीक है, आप लोग भी अपना लिस्ट बनाइए कि दिन भर में क्या करना है। इससे हमारे डीजे बहुत खुश रहते थे। और कौन कौन काम हो गया, कौन कौन काम नहीं हुआ, इसमें किसके वजह से नहीं हुआ, ये बात भी नोट कर लीजिए। और इसमें टाइम नहीं लगता है, दैनिक काम में जैसे मुंह हाथ धोना, ये करना, सब बहुत काम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो काम नहीं हुआ उसको दूसरी डायरी, पेंडिंग डायरी को लेके और दूसरे दिन के डायरी में लिखिए कि ये काम पहले करना है, प्रायोरिटी दीजिए। सोशल मीट भी हुआ, ऑफिस परिवार के लोगों से भी बात हो गया, सबको एक्टिव भी बना दिया, ऑफिस के लोगों को भी एक्टिव बना दिया। ऑफिस के लोगों को ले जा करके हमारा बहुत सा वीडियो देखे होंगे, हम वहाँ पे ऑफिस में भी 4 राउंड मरवाते थे। ये आंसू को पसीने से बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है, यह उतना ही सच है जितना सूरज हर रोज निकलता है। ये स्लोगन गवाते हुए हम 2 राउंड मरवाते थे। और हॉस्टल में भी, हॉस्टल का पूरा चार्ज मेरे ऊपर था। और शाम को फिर उसके बाद वैसे ही ऑफिस में भी मीटिंग हमारे बॉस करवाते थे और मेरे कहने पर, और अपने घर पर भी आके हम वो मीटिंग करवाते थे और क्या काम नहीं किया और हमारे किस काम से किसको क्या तकलीफ हुआ वो, और हमारे काम से किसको क्या खुशी हुई इसका भी जिक्र किया। और जिससे तकलीफ हुई हमारे काम से उसको अपने से फोन करवा के कहवाया कि भाई ये काम किए, उससे आपको तकलीफ हुई, मेरा इंटेंशन खराब नहीं था। और फिर करके ये आपको लग रहा होगा ना कि बहुत बड़ा काम है, इसको कैसे अपने दैनिक चर्चा में कर डालें, इसको करके देखिए। और बहुत आसान और बहुत सुगम। अभी हम 550 लोगों से अपना फोन का रिलेशन रखे हुए हैं। और हम समझ रहे हैं कि बहुत लोगों को एक ईगो भी है कि हम ग्रुप में डाल दिए तो हमको फिर हमारे में पर्सनल क्यों नहीं डालते हैं, और हमारे में पर्सनल करने के हमको फोन क्यों नहीं करते। हम उन लोगों की ईगो को नकारते हुए उसमें मुझे उलझन भी होता है, लेकिन फिर भी मैं सबको सम्मान से बुलाता हूँ। और कोई बिना मतलब के नाराज भी हो जाते हैं, उनको भी बुलाने की चेष्टा करता हूँ। तो ये ग्रुप मेरा सक्सेस होता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मानसिक तनाव भी कभी कभी होता है कि कोई रिमार्क भी गलत सुनने को मिल जाता है, लेकिन मैं निष्ठा से निभाता जाता हूँ। फिर शाम को भी आके घर में दिया बत्ती जलाइए, पूजा कीजिए, 5 मिनट सब कोई के साथ एक प्रार्थना कीजिए। जो प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का। और इसीलिए हमने अपने इसमें भी ट्रेनिंग में भी, ये अब वेबिनार में भी हमने प्रार्थना डाल दिया। ये उसी हमारे सिस्टम का पात्र है। और फिर देखिए इतना करने के बाद न काम पेंडिंग रहेगा और न ये रहेगा। क्या दुबे जी आपको जयपुर याद है? शनिवेल शर्मा जी जयपुर याद है कैसे हम लोगों ने बिताया था? तो 5 दिन हम लोगों ने बहुत और एक दिन तो हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा जिसमें सब लोग उन्मुक्त होकर के अपनी उसमें भाग भी लिए। तो देखिए लिखा अलग से। तो इसमें क्या हुआ कि सबका मनोरंजन भी हुआ, कैंटीन वाला भी खुश, उन लोगों को जो बोलते थे वही बना के देता था। ये तो हमने एक छोटा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो किया उसके से हमको कितना सफलता मिला, लोगों को कितनी खुशी हुई और हमारे ग्रुप के लोग भी कितने खुश हैं। तो कुछ तो निगेटिव लोग आते ही रहते हैं, लेकिन ठीक है उनको भी पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं, उनसे हम लड़ते भी नहीं हैं। आज 1 घंटा बात हुआ चंद्रेश्वर कांत साहब से, लेकिन ठीक है सबको मिला के चलना है। हमारे सब तरह के लोग होते हैं और
किसी की निंदा करने में, किसी की लड़ाई करने में, और लड़ता वही है जिसको नॉलेज कम है। यार कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, और भगवान सभी के हृदय में है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भाई साहब जब आप में कृष्ण भगवान है और जो गलती कर रहा उसमें भी कृष्ण भगवान है, तो आप कृष्ण भगवान मतलब एक कृष्ण भगवान दूसरे कृष्ण भगवान को कैसे गाली देंगे, कैसे लड़ाई कर? आदमी इसको समझता नहीं है। तो अपने लड़ाई को भी दूर कीजिए और दूसरे की निंदा, और जो गलत कर रहे हैं उसका सजा भगवान को देने दीजिए। और लेकिन जब शरीर पे आक्रमण कर दे तो वहाँ पीछे मत रहिए। अर्जुन की तरह जैसे उनको सिखाया युद्ध कर, तो उसमें युद्ध भी कीजिए। अब इतना चीज हमने अप्लाई किया है और ग्रुप में भी हम अप्लाई करते हैं, जो आप सभी लोग देख भी रहे हैं। और कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ लोग हमारा विरोध भी करते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र भी करते हैं, लेकिन हम सब बात भगवान को बता देते हैं और सबसे पूछते हैं कि आज शाम को क्या दिन भर में क्या गलती हुई। उन लोगों से माफी भी मांगते हैं, उन लोगों को जोड़ने का चेष्टा, जो नहीं जुड़ते उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी तब आना, हम प्रेस नहीं करेंगे। अब इस तरह से आज का बहुत अच्छा रहा और ये मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इसमें एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं लगता है, आप लोग करके देखिएगा। चंद्रेश्वर खान जी आ गए हैं, तो अमृत वाणी 2 मिनट तक खाली बोल दीजिए क्योंकि 9:35 हो गया है। और उसके बाद हम लोग फिर कल रामायण महाभारत में मिलेंगे। कृष्णानंद जी कुछ कारणवश नहीं आ पाए, तो कल उन्होंने वादा किया है जरूर आएंगे, तो कल उनका भी सत्संग सुनेंगे। चंद्रेश्वर खान जी। सर्वप्रथम प्रणाम, क्षमा करेंगे, आज प्रतिबद्धता ऐसी हो गई थी, कुछ थोड़ा सा कहीं आवाज आ रही है, अब तक 1 मिनट लेंगे। बड़ा अच्छा लगा समय पर बातचीत करना, समय से करना, और ये आप देखेंगे कि समय को मैं ऐसे बोलता हूं कि समय और कुछ नहीं, यही जीवन है। जब हम समय को बर्बाद करते हैं तो जीवन को बर्बाद करते हैं, और जब समय का उपयोग करते हैं तो जीवन का उपयोग करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको 24 घंटा नहीं। इस मामले में भगवान से बड़ा कम्युनिस्ट कोई नहीं। उन्होंने सबको 24 घंटा 84,600 सेकेंड दिया, 1 सेकेंड भी कम नहीं। लेकिन सब हम इसका अलग अलग करते हैं, और यदि हम काल की परवाह करते हैं तो महाकाल हमारी सहायता करते हैं। देर से आने के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, और आप सबों से इस वार्तालाप को करके महाकाल की उपासना इसको समझता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। और हम सबों के अंदर में काल को जब हम देखें तो महाकाल की तस्वीर हमारे सामने में आए और उस तरह से हम काम करें। आभार। बहुत अच्छा अमित शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने बोला। सभी को धन्यवाद। गोपाल शरण जी को, शंकर जी को, चंद्रेश्वर खान जी को, उमेश जोशी जी को, सभी को प्रणाम। अरुण दुबे जी को और स्नेह प्रभा जी को, अविनाश जी को, सभी को प्रणाम। हम लोग फिर कल सत्संग में जुड़ेंगे, वो भी बहुत सुंदर